जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप सब लोगों से इल्तमास है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी क्लास को। आज की हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है, जो कि हमारी क्लास 3 जनवरी को कंडक्ट होने जा रही है। ठीक है। तो बिफोर दिस के मैं आज की क्लास को बढ़ाऊं, मैं लास्ट क्लास को रिकैप करता हूं फर्स्टली, इस क्लास को बढ़ाने से पहले। ठीक है। सर, हमने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया था सेल्स टैक्स को। तो सेल्स टैक्स में हमने कहा था कि एक हम जनरल बाइंग एंड सेलिंग की ट्रांजैक्शन करें, एक जनरल ट्रांजैक्शन करें बगैर सेल टैक्स के, अगर हम उसको सामने की कोशिश करें। तो आपका एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जो बायर होता है वो चीज़ों को बाय करता है, सेलर चीज़ों को सेल करता है। ठीक है। क्योंकि आपका जो सेल्स टैक्स है, इसमें भाई हम क्लासेस गिन के नहीं चलेंगे जब तक आप लोग के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर मैं गिन के बताऊंगा तो उसमें क्वालिटी गिर जाती है। क्वालिटी किस तरह से गिर जाती है, मैं कहूंगा अच्छा जी आज की क्लास में मैंने फर्ज करें, लेट से मैंने सोचा कि मैंने आज शेड्यूल बनाने हैं। ठीक है। और शेड्यूल पूरे नहीं हुए तो अच्छा, मैं या तो उसको पूरे करने की कोशिश करूंगा या अगली क्लास में आके उसको स्पीड से करवाऊंगा। तो वो मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि ऐसा हमारा ना बतीरा रहा है, ना ही हम इंशाल्लाह कभी इसको करेंगे ऐसा। चले। तो सर, हमारा जो सेल्स टैक्स है इसमें एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर चीजों को सेल करता है, बायर चीजों को बाय करता है बेसिकली। फिर जो सेलर होता है उसने सेल टैक्स कलेक्ट करना होता है, इसी से इसका नाम पड़ा सेल्स टैक्स। ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि ड्यूटी किसकी है सेल्स टैक्स को कलेक्ट करने की, वो सेलर की है। ठीक है, जो सेल कर रहा होगा। इसमें मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश की। मैंने कहा कि जब आप कोई चीज बाय करने जाते हैं तो उसमें लेट से मैंने कहीं से पिज्जा बाय किया, तो उन्होंने उसके अंदर जब सेल्स टैक्स डाल दिया तो उससे अब फर्क क्या पड़ा। वो चीज मेरे लिए महंगी, मेरे लिए कॉस्टली हो गई। ठीक है, वो चीज मेरे लिए क्या होगी, कॉस्टली होगी। ठीक है। सेल टैक्स कोई भी बंदा उस वक्त कलेक्ट कर सकता है जब वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज वो सेल टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर हमने किसी बंदे को देखना वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेल्स टैक्स के लिए हमें जो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है वो करनी होगी। जब हम टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी करेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि फिर उसका फाइलिंग देखना, क्या वो अपनी माहाना सेल टैक्स रिटर्न बकायदगी से फाइल करता है। तो उसके लिए हम फाइलिंग स्टेटस को किससे चेक करेंगे, एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट जो एटीएल होता है सेल्स टैक्स का, वहां से उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है। फिर देन मैंने आपको बताया कि क्या कोई भी बंदा खुशी से सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पसंद करेगा। तो मैंने कहा कोई भी बंदा खुशी से सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्यों रजिस्टर्ड होगा, लॉ उसको रिक्वायर कर रहा होगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। और जो रजिस्टर्ड बंदा हो जाता है उसको हम कहते हैं कि ये बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। ठीक है। फिर हमने कहा बेसिकली सेल टैक्स में कोई बंदा जब रजिस्टर्ड होता है तो लॉ उसकी ड्यूटी लगा देता है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करे। ठीक है। अब कौन लोग लीगली तौर पे जिनकी ड्यूटी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, उसके लिए मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाना शुरू किया था कि हर बंदा रजिस्टर्ड होगा, जिसमें इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट, हर एक बंदा शामिल था। फिर मैंने कहा था वो उस वक्त रजिस्टर्ड करेगा जब वो टैक्सेबल सप्लाईज करता हो, यानी कि टैक्सेबल गुड्स की सेल करता हो। ठीक है। तो इसके लिए जब हमने टैक्सेबल की बात की तो मैंने कहा था कि बेसिकली हमें गुड्स का समझना पड़ेगा। जब मैंने गुड्स की बात की तो मैंने कहा कि आपका सेल्स टैक्स जो एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर गुड्स की उसने डेफिनेशन लिखी है कि एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। ठीक है, एक्सेप्ट सम आइटम्स, वो वहां पे लिखी हुई थी। उसमें उसने कहा कि टैक्सेबल की अगर हम बात करें, बेसिकली गुड्स की बात करें, दो तरह की होती हैं, एक टैक्सेबल होती हैं, एक एग्जम्प्ट होती हैं। टैक्सेबल वो चीजें होती हैं अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, आप उन चीजों को बेचें जो टैक्सेबल बने। ठीक है। अब टैक्सेबल में आगे हमने कल दो ब्रांचेस पढ़ी थी जो कभी आज हमने पढ़ी। हमने कहा था टैक्सेबल में बेसिकली आगे चार उसकी काइंड्स हैं। एक हमने कहा टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट है, एक जीरो रेटेड है। ठीक है। तो फिर दूसरी कौन सी है, वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट कौन सी, जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो इसके ऊपर कल हम जब पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जाके हमने कहा था जो टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट होती हैं इसके पे टैक्स तो लगता है, लेकिन वो 18% से कम लगता है। और ये चीजें आपकी 18 शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, जिनके ऊपर आपका टैक्स कितना लगता है, मतलब 18% से कम लगता है। और वो चीजें 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन है। और जीरो रेटेड कुछ चीजें होती हैं, इनको भी टैक्सेबल बोला जाता है। ठीक है, इनके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन कितना लगता है, 0% लगता है भाई। ठीक है, कितना लगता है, 0% लगता है। ये चीजें कहाँ पे मेंशन है, ये आपके सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 5th शेड्यूल में जिक्र है इनका।
अब यहाँ तक कल हमने इसको पढ़ा था थोड़ा, और यहाँ पे हमारी कल की क्लास एंड होगी थी। आज मैं यहाँ पे इस क्लास को आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी कल की क्लास का इख्तिताम था। यहीं से मैं कॉपी करके इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर जब हम आते हैं, आज हम इसको मजीद डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको कहा सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह एड्रेस होंगे, बेहतरीन तरीके से डिस्कस होंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी। सर इसमें हमने कहा कि टैक्सेबल एट रिड्यूस रेट, ठीक है। तो इसमें 8वां शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जीरो रेटेड पे आपका 5th शेड्यूल है। आज हम उससे एक आगे चले जाते हैं स्टेप। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बात करूंगा उन चीजों की, फिर मैं कंप्लीट करके फिर इसको रिकैप करूंगा, परेशान बस नहीं हो जाना। ये जब 3rd नंबर पे हम जाएंगे, 3rd नंबर में हमारे पास जो चीजें आती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीजें आती हैं, वो चीजें जिनकी कीमत उनके ऊपर मेंशन होती है। सर क्या मतलब है मेंशन होती है? सर आप बिस्किट लेते हैं, आप चाय लेते हैं, आप टूथपेस्ट लेते हैं, आप पानी की बोतल लेते हैं, ठीक है, आप पैक्ड आइसक्रीम लेते हैं, आप पैक्ड दही वगैरह का जो होता है योगर्ट लेते हैं, ठीक है, मिल्क लेते हैं। यानी कि मार्केट में आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी कीमत उनके ऊपर प्रिंटेड होती है, ठीक है। उस कीमत के साथ प्लस करके सेल टैक्स लिखा होता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए होती है MRP, मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस, वो एक फिक्स करता है, ठीक है, GST वगैरह को लगा के। तो बेसिकली मैं उसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन उसको हम कहते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैन्युफैक्चरर एक उसकी कीमत सेट करता है। यानी कि उसने कहा कि ये चीज मेरी 100 रुपए की बिकेगी, उस 100 के ऊपर सेल टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। वो आपका जो सेलर है वो 100 रखे, वो सेलर आपका मतलब 200 रखे, कोई भी प्राइस होगी जो कि सेलर ने फिक्स की होगी। किसने फिक्स की होगी? सेलर ने सर फिक्स की होगी, उस प्राइस पे लगेगा। अब वो कितना लगेगा? लगेगा सर 18% ही लगेगा। कितना लगेगा? 18% ही लगेगा, ठीक है सर, अगर सेल टैक्स में कंपनी के ऊपर। अभी अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा मेरे दोस्तों, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, मैं इसको रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिटेल प्राइस की क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूंगा लेटर ऑन, ठीक है। रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस का वो कहता है भाईजान अगर आपने इसको पढ़ना हो, ठीक है, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे टैक्स लगता है रिटेल प्राइस के ऊपर। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर रिटेल प्राइस क्या होती है? उसने कहा रिटेल प्राइस का मतलब ये है कि उन चीजों की रिटेल प्राइस बनानी बनानी है, वो लिखनी लिखनी है, किसने? मैन्युफैक्चरर ने फिक्स करनी ही करनी है, जो कि 3rd शेड्यूल में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? 3rd शेड्यूल में है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कानून के 3rd शेड्यूल में दी गई हैं। हम इसको इंशाल्लाह बहुत खूबसूरती से देखेंगे, बार बार देखेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा, इसके ऊपर भी जो रेट है आपका वो 18% ही होगा। इसके ऊपर जो रेट होगा एग्जैक्ट 18% होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो फिक्स बाय होगी किसकी तरफ से? आपके सेलर की तरफ से। यानी कि कहता है कि क्या होती है? मींस द प्राइस। रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस होती है जो कौन फिक्स करता है? फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। चीज को बनाने वाला, किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला इसको क्या करेगा? फिक्स करेगा। अगर वो चीज बनी नहीं है पाकिस्तान में, इंपोर्ट हो गया आई है, तो इंपोर्टर उसको फिक्स करेगा, ठीक है। और इंपोर्टर लेता है तो जाहिर बात है वो अपने टैक्सेस वैक्सेस जो होते हैं, ठीक है, उसको शामिल करके फिर ही अपना वो अपनी मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस से डालता है। जाहिर बात है उसके लिए तो वो चीज जब इंपोर्ट करेगा उसमें टैक्स डालेगा, तो उसके लिए कॉस्ट क्या बनेगी? सारे टैक्स वैक्सेस को शामिल करके फिर वो अपनी सेल टैक्स वगैरह डालेगा, ठीक है। एट विच एनी पर्टिकुलर ब्रांड और वैरायटी ऑफ एनी आर्टिकल शुड बी सोल्ड, जिस पे कोई चीज सेल की जाएगी। तो सादा लफ्जों में सर में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसने ये कहने की कोशिश की है कि बाईचांस रिटेल प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है वो जो चीज का इंपोर्टर या फिर चीज का मैन्युफैक्चरर फिक्स करेगा, ठीक है। और अगर किसी चीज की एक से ज्यादा प्राइसेस होंगी मार्केट में, तो हमारी रिटेल प्राइस कौन सी बनेगी? जो हाईएस्ट प्राइस होगी, ठीक है। यानी कि जो हाईएस्ट प्राइस होगी, रिटेल प्राइस होगी। परेशान नहीं होना, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। अच्छा जी। सर इसमें समटाइम उसने कहा कि FBR का दिल करे तो वो क्या करेगा? थ्रो जर्नल ऑर्डर स्पेसिफाई जोन्स और एरियाज ऑफ द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाईएस्ट रिटेल प्राइस। वो कहेगा कि अच्छा एक प्रोडक्ट है, उसकी
अभी आपने ऐसा ऐसा मेरे साथ चलना है, इंशाल्लाह हमने इसको बहुत डिटेल में लेके जाना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर किसी प्राइस प्रोडक्ट की एक से ज्यादा प्राइसेस रख दी, तो एफबीआर एक जनरल ऑर्डर के जरिए कहेगा कि अच्छा फलां एरिया में इस प्रोडक्ट की इतनी कीमत होगी, ठीक है। थैंक यू। और इस एरिया में इसकी इतनी कीमत होगी, ठीक है। तो खैर जो चीज रिटेल रिटेल प्राइस होती है, ठीक है, वो एक ऐसी कीमत होती है जिसपे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम सेल की जा रही होती है मार्केट में। खैर सर ये कौन सी ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए कि हमें समझ तो लगे ना कि यार ये थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स है। सर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए सर बेसिकली आपका जो सेक्शन 3 है, मैंने आपको पहले डेफिनेशन दिखाई है कि रिटेल प्राइस क्या होती है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। पहले हम थोड़ी सी पहले प्रोडक्ट को देख लें कि कौन सी चीजें हैं जो आपके थर्ड शेड्यूल में आती हैं। सर फ्रूट जूसेस, आपके वेजिटेबल जूसेस, ये पैक्ड की बात हो रही है, आइसक्रीम, ठीक है, अरेटेड वाटर्स, ठीक है, सिरप, स्क्वैश, सिगरेट्स, टॉयलेट सॉप, डिटर्जेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, ठीक है, आपका शेविंग क्रीम, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, टी, यानी कि वो चीजें हैं जिनकी कीमत उनके ऊपर प्रिंटेड होती है और इसके ऊपर हमसे टैक्स, सेल टैक्स चार्ज किया आता है। ये प्राइस किसने फिक्स की होती है? उसके मैन्युफैक्चरर ने। और अगर इंपोर्टेड होती है तो उसके इंपोर्टर ने ये प्राइस फिक्स की हुई होगी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगेन वो कहता है कि आप जाइए सेक्शन 3। सेक्शन 3 कौन सा है? चार्जिंग सेक्शन। जब मैं आपको थोड़े थोड़े करके सारे सेक्शन ये ऊपर शेड्यूल बढ़ा लूंगा, तो मैं दोबारा से आपको सेक्शन 3 जो है, जो टैक्स लगाने के बारे में, कौन सा टैक्स, सेल टैक्स लगाने के बारे में, मैं सर उसके ऊपर दोबारा से आपको जाके चार्जिंग सेक्शन को डिटेल में बढ़ाऊंगा। यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है, लेकिन हमने इसको डिटेल से पढ़ना है किस तरह, आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि एक ही दफा हमें वो बर्डनाइज फील ना हो। मैं अगेन कहूंगा कि ये अगेन स्पेशलाइज्ड लॉ है जिसके ऊपर हमारी प्रैक्टिस नॉर्मल नहीं होती। इनकम टैक्स को फिर भी हम थोड़ा समझते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टफ भी लगता है। तो सर मैं सेक्शन 3 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, जो कि टैक्स लगाने का सेक्शन है, कौन सा टैक्स, सेल टैक्स लगाने का सेक्शन है, उसके सेक्शन नंबर 3 के सब सेक्शन 2 के पॉइंट नंबर ए पे जा रहा हूँ। अच्छा किसी दोस्त को याद हो, कल हमने सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 उसका जो क्लास डबल ए पढ़ी थी, वो किस शेड्यूल के साथ लिंक थी? किसी मेरे खूबसूरत दोस्त को याद हो तो टाइप करके बता दे कि कल मैंने क्लास डबल ए पढ़ी थी, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 की क्लास डबल ए। किसी मेरे प्यारे दोस्त को याद हो? जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग जाग रहे हैं, इसका मतलब ये है। बेहतरीन। चले जी, आज फिर हम उसी पे जा रहे हैं, ठीक है। कल हम थे सेक्शन 3 पे, ठीक है। अच्छा सर आप बार बार 18% क्यों कहते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आज मैं स्कोप वाले सेक्शन को भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बढ़ाने की, ठीक है। चलेंगे यार, थोड़ा सा लॉ को पढ़ा बता देता हूँ। कई लोग कहते हैं जी अच्छा लॉ का भी ओवरव्यू करवाएं, ठीक है, करवा देते हैं भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा कितने लोग हैं, अब मुझे थोड़ा सा एक ओपिनियन दे दीजिएगा, जो क्लास में टाइप करके, सारे लोग नहीं, जो लॉयर्स हैं मेरी क्लास में, या टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, या टैक्स प्रैक्टिशनर है जो काम कर रहे हैं, प्लीज अगर आपके लिए कन्वीनियंट हो टाइप करके बता दें। मैं थोड़ा सा वैसे जानना चाह रहा हूँ अपनी क्लास की ऑडियंस को, आईटीपी हो या लॉयर्स हो या टैक्स कंसल्टेंट हो या टैक्स प्रैक्टिशनर हो, प्लीज बता दें सारे लोग, मैं ताकि उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए मुझे। चलिए जी, मेरा ख्याल काफी सारी ऑडियंस जो है ना हमारी टैक्स वाली है, ठीक है, कई लोग शायद टाइप नहीं कर रहा है, खैर कोई मसला नहीं है। मैं सर आपको सारा दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा जी, सर आज हम इसका जो जिक्र कर रहे थे, ठीक है, मैं बेसिकली थोड़ा सा ना देख रहा था कि मुझे लॉ को किस हद तक टच करना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, सेक्शन आपका कौन सा आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसको डिस्कस करने की कोशिश करूं। सेक्शन नंबर आ गया 3, उसका फिर उसने कहा था सब सेक्शन नंबर 2, ये उसका सब सेक्शन आ गया 2, उसकी उसने कही थी क्लास 1, ठीक है, और ये क्लास 8 पे आ गया।
कहता है टैक्सेबल सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि जो कहाँ पे मेंशन की गई हैं, थर्ड शेड्यूल में। यहां से अभी आपको पता चल गया कि जो टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं वो किसके अंदर शामिल हैं। जो रिटेल प्राइस वाली चीजें उनको रिटेल प्राइस वाली आइटम्स भी कहते हैं, यानी कि जो थर्ड शेड्यूल में चीजें मेंशन है वो भी टैक्सेबल हैं। वो भी क्या है, टैक्सेबल है। मेरा ख्याल है कि ये भी मेरी बात आप लोग को अभी फिर क्लियर होगी। बता देता हूँ खालिक भाई, नॉट विद स्टैंडिंग बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये वाली जो चीज है ये भी टैक्सेबल सप्लाई, ये आपको पता चल गया होगा कि थर्ड शेड्यूल भी टैक्सेबल सप्लाईज में आता है। मुझे बस ये कंफर्म कर दीजिए कि ये मैंने सही कहा है आपको कि ये भी टैक्सेबल में ही आता है। फिर आपका कल हम ये देख रहे थे गुड्स फलाने फलाने फलानी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा था जो एट शेड्यूल वाली हैं, ये भी कल मैंने आपको कहा था रिड्यूस रेट वाली भी स्टार्ट यहीं से किया था, ये भी आपका टैक्सेबल में आता है, ठीक है। तो अब इसके थर्ड शेड्यूल के बारे में वो क्या कहता है, कहता है इनके ऊपर भी आपका रेट क्या लगेगा, 18% लगेगा, ठीक है। इनके ऊपर भी 18% लगेगा। बस यहाँ पे मैं यहाँ तक अभी तक के लिए इतना ही रखता हूँ, यानी कि वो चीजें जो आपके थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है उनके ऊपर 18% टैक्स लगता है, लेकिन किस चीज के ऊपर लगता है, रिटेल प्राइस के ऊपर 18% देना होता है। किसके ऊपर जी, रिटेल प्राइस के ऊपर 18% देना होता है। जी मैं सेल्स टैक्स एक्ट जो बेयर लॉ है उसको खोल के बैठा हूं भाई, ठीक है। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। फिर सर इससे भी खूबसूरत बात करता है, वो बात जो है उसको बाद में बढ़ाऊंगा। अच्छा बाद में क्यों बढ़ाऊंगा, उसकी एक वजह है। अब मैं पहले आपको एग्जेम्प्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। पहले मैं आपको एग्जेम्प्ट के बारे में बता दूं फिर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। सर जब मैं एग्जेम्प्ट के बारे में लेके आता हूँ, एग्जेम्प्ट ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी गुड्स को कहते हैं जो कि टैक्सेबल नहीं होती। मैं एक मिसाल देता हूँ, अब इसको थोड़ा सा पहले दिखाता हूँ, आपको पहले दिखाता हूँ। ये वो चीजें हैं जो आपके सिक्स शेड्यूल के अंदर मेंशन है, कहाँ पे, सिक्स शेड्यूल में। अच्छा, सिक्स शेड्यूल पे जब मैं आया तो उसने कहा भाईजान पहले सेक्शन 13 सब सेक्शन आपका 1 उसको पढ़ के आए। मैंने कहा ठीक है जी, वापस चलते हैं, ठीक है। जब हम वापस गए तो उसने कहा, क्या बोला, चलो एक साहब ने पूछा था कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब बता दें। अच्छा जी, परेशान तो नहीं हो रहा है भाईजान, नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। सर मैं एक आपको कानूनी लफ्ज आज बताने लगा हूं, समझाने लगा हूं, नॉट विद स्टैंडिंग। ये किसी भी कानून के अंदर यूज हो सकता है और आपको इसका इस्तेमाल मतलब समझ आना चाहिए। और ये हर कानून के अंदर यूज होता है, वो सिविल लॉ हो, वो आपका क्रिमिनल लॉ हो, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, हर कानून के अंदर इसका इस्तेमाल है। मैं एक वैसे समझाने लगा हूं आपको, लेकिन बहुत सादा लफ्जों में, नॉट विद स्टैंडिंग सर इसका मतलब ये होता है कि ये ओवर राइडिंग क्लॉज है, ठीक है। ये क्या है, ओवर राइडिंग क्लॉज है, ठीक है, ओवर राइडिंग क्लॉज, ठीक है। अच्छा अगर ओवर राइडिंग क्लॉज की बात करने की कोशिश करूं, ठीक है, सर सादा लफ्जों में, तो सर मैं एक ऐसी एग्जांपल लूंगा कि एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसके अंदर एक अंकल रहते हैं और एक अंकल का बेटा है, सन है, ठीक है। अब उसमें एक जो है वर्कर है, ठीक है, एक क्या है, वर्कर है। उस वर्कर को सेम टाइम पे आपके वो अंकल भी बुलाते हैं और सेम टाइम पे वो अंकल के साथ उसका बेटा भी बुलाता है, ठीक है, कि भाई इधर आओ। और जो सैलरी पे करने वाला है अंकल को वो कौन है, और सॉरी वर्कर को, वो अंकल है। सैलरी की पेमेंट अंकल करते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों ने बुलाया कि बेटा इधर आओ, ठीक है। अच्छा जब वो बंदा आएगा तो ऑब्वियस है कि आप लोग से अगर मैं पूछूं कि किसकी बात सुनेगा तो आप कहेंगे सर वो तो अंकल की बात सुनेगा, वो उसके बेटे की बात नहीं सुनेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल आपने सही कहा, यानी कि उसने, वर्कर ने अंकल के बेटे की बात को ओवरराइड किया और उसने अंकल की बात को क्या किया, माना, एग्री किया या एडमिट किया, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए मैं इस सेक्शन को आपको बढ़ाने की कोशिश करता हूं, जो सेक्शन आपका कौन सा 13 है। तो फिर आपको इसकी समझ आएगी आपके सेक्शन ये नॉट नॉट विद स्टैंडिंग की। यहाँ पे जब लिखना हो कि वो अंकल के बेटे को हमने क्या करना था, इग्नोर करना था, तो उसके लिए कानून कहता है
कि नॉट विद स्टैंडिंग द परवियंस ऑफ सेक्शन 3। परवीन कहते हैं सेक्शन को, ठीक है। कहता है कि जो अल्फाज हैं कानून के, कहता है कि जो कानून का सेक्शन 3 है उसको इग्नोर कर दो। यानी कि जो कानून टैक्स लगा रहा है, टैक्स इम्पोज कर रहा है, वो तो सेक्शन नंबर 3 के जरिए कर रहा है। और यहाँ पे आके कहता है कि सेक्शन 3 गया भाड़ में, आप उसको इग्नोर कर दो। यानी कि जहां भी लिखा हो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि आगे बात किसकी करता है। अगर वो कहे कि सेक्शन 3 की, तो हमने सेक्शन 3 को इग्नोर कर दिया। अगर यहाँ पे फर्ज करो कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हम कहते हैं कि जो यहाँ बात हो रही है ये प्रेफरेबल है। और अगर कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बात की गई है तो बाहर में जाए, ठीक है। तो ये यानी कि अगर कोई भी सेक्शन हो और वो स्टार्ट हो नॉट विद स्टैंडिंग से, तो याद रखिएगा उसका मतलब ये होता है। ये वैसे मुझे पता है कई लोग शायद ऑफेंड हो जाएं जो वकला नहीं है, ठीक है, कि यार ये क्या आपने बात शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए बहुत क्या काम का है अगर आप कभी कानून को, किसी भी कानून को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सेक्शन कह रहा है कि मैं जो सेक्शन 3 में पढ़ा के आया था उसको आग लगा दो, उसको इग्नोर कर दो, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है समझो। अच्छा, ये आगे फिर कहता क्या, कहता है जो अब मैं बात करूंगा उसको प्रेफर करना उस बात पे। यानी कि ये अब्बू आ गया उसका, वो ये पीछे कौन सा बेटा था, यानी कि ये वाला सेक्शन जो है ये उसका वर्कर है। ये वर्कर आके क्या कह रहा है कि उसको बेटे को गोली मार दो, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो। सप्लाई ऑफ गुड्स, चीजों को सेल करना या इंपोर्ट करना, वो चीजें जो कहां पे लिखी हुई हैं, 6 शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं। कहता है उसके ऊपर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अगर उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट कोई कंडीशन लगाती है, उन कंडीशन को पूरा करने के बाद बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस एक्ट, उनके ऊपर सेल टैक्स आपने नहीं लेना। कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। मशका, नहीं नहीं अब्दुल कदूर साहब तो मोहब्बत से कह रहे हैं, नहीं यार मस्का नहीं मार रहे हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सर ये कहने चाह रहा है कि एग्जेम्पशन के बारे में, एग्जेम्प्ट के बारे में 13(1) के अंदर मेरे खूबसूरत दोस्तों कहता है कि मैंने आपके ऊपर टैक्स लगाया था सेक्शन 3 के अंदर। कहाँ पे टैक्स लगाया था? 3 के अंदर। तो नॉट स्टैंडिंग जो होती है ये ओवर राइडिंग होता है। ये ओवर राइडिंग मतलब इसको हम नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको एक और भी इसके लिए वर्ड यूज होता है, नॉन ऑब्स्टेंटिव, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, ठीक है। इसके लिए ये वर्ड भी यूज होता है। ये नॉट विद स्टैंडिंग का जो वर्ड है ना, एक लफ्ज आपके लिए, ठीक है। नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, ठीक है। दैट गिव्स अ परवीन एंड ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर द अदर परवीन जीना। ये देखें, आपको शायद ये मेरा ख्याल है मैं समझा चुका हूँ। एग्री है ना मेरे प्यारे दोस्तों? ये मेरा ख्याल है कि मैंने समझा लिया, मैं खुद से ना अज्यूम कर लूं कि मैं बढ़ा चुका हूँ। जी जी सर, एग्री एग्री है, आगे चलें इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, इसमें यहाँ पे फिर उसने कहा कि अगर मैं कुछ 3 के अंदर टैक्स लगा के, अभी 3 के अंदर मैंने सर आपको मुकम्मल 3 तो बढ़ाया ही नहीं है, बढ़ा देता हूँ भाई, परेशान नहीं होना, बढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका मतलब ये है कि एग्जेम्प्ट गुड्स कौन सी गुड्स हैं। उसने कहा सेक्शन नंबर 13(1) में वो चीजें मेंशन्ड हैं। कहाँ पे? इन 6th शेड्यूल के अंदर। वो चीजें जो आपके 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड हैं, उनके लिए वो कैसा है कि वो एग्जेम्प्ट गुड्स होंगी। अभी मैंने आपको एग्जेम्प्ट गुड्स का वो अभी शेड्यूल तो नहीं दिखाया, लेकिन मैंने चूंकि वहां पे गया था फिर वहां से आपको वापस ले आया था, ठीक है। अभी हम वहां पे चलते हैं दोबारा से, ठीक है। ये लीजिए जी, वहां पे जब हम वापस गए, उसने कहा कि आप चीजें इंपोर्ट कीजिए या फिर आप किसी को इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट करते सार कस्टम वाले पकड़ के वहां पे वक्त मतलब बाकी टैक्सेस के साथ सेल टैक्स भी मुझसे ले लेंगे, ठीक है। और अगर मैं बना के बेचूंगा तो एफबीआर वाले कहेंगे आपने टैक्स लेना है, ठीक है, बट लेके हमारे पे आप हमें देना है। अब ये बड़े सारे सेक्शन कटे हुए हैं आपके सामने, बड़े सारे सेक्शन यहाँ पे, मतलब बड़े सारे एंट्रीज, सेक्शन। सबसे पहले पल्सेस, दालें, आपकी दालों के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसके ऊपर आपके ऊपर सेल टैक्स
नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं किस तरह से। लेट से, ठीक है, इसकी एग्जांपल इसके साथ ही, लेट मी कोट एन एग्जांपल, बल्कि इसको एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि यू आर सेलिंग पल्जेस। ठीक है, तो जब आप पल्जेस सेल करते हैं, ठीक है, आपका स्टोर है, आप मदीना कैश एंड कैरी एमसीसी के मालिक हैं, आपने एक दालों का पैकेट 1 केजी का एक पैकेट पैक किया। ठीक है, उसकी प्राइस आपने फर्ज करें कि 500 रखी। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या मैं जीएसटी लगा दूं? ठीक है, नो सर, भले आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, आप सेल टैक्स नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते सर? ये चीज वो है जिसके ऊपर आपका 6 शेड्यूल अप्लाई होता है। 6 शेड्यूल में पल्जिस के ऊपर एग्जाम्पशन है। इवन देन यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, आप सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप पल्जिस के ऊपर सेल टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। पहली बात है ये भाई, वो कलेक्ट करता भी तो कौन सा मेरा था, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स था। ठीक है, तो यानी कि आप कलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, और रेड चिल्लीज, आपका जिंजर, टोमेटिक, फलाना फलाना, सर ये चीजें आपको वो नजर आएंगी जो कि आपकी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ होंगी। मेहरबानी एफबीआर की कि उसने हमारे खाने पीने को थोड़ा सा बख्श दिया। ठीक है, जो कि बेसिक नीड वाली चीजें हैं, वरना वो इस पे भी लगा देता तो हम क्या कर सकते थे? अभी वो बस हमें मजाक आ रहा है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। आजकल वो ऊ ही नहीं कर सकते। ठीक है, फेसबुक पे बड़ा आम हुआ है। तो भाईजान ये डिफरेंट चीजें हैं जो आपके ऊपर, आप देखिए माशाल्लाह होली कुरान जो है उसको सेल करने के ऊपर उन्होंने सेल टैक्स नहीं लगाया, वरना तो उसका तो खैर सेल तो होती नहीं है, उसका तो हदिया होता है। ठीक है, तो इस तरह बाकी उसके अवारात हैं। ठीक है, इस तरह से भाईजान ये एक लंबी लिस्ट दी गई है। करेंसी नोट, मिलिट्री गोल्ड, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम फिर भी देख लेंगे कभी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर ये चीजें आप बेचेंगे तो आप सेल टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। मुझे बताइएगा कि आपको एग्जेम्प्ट गुड्स की समझ आ गई है? मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिएगा। जी सर। चलें जी, शुक्रिया। अच्छा जी सर, यहाँ पे फिर मैं वापस आता हूँ। ठीक है, अब चौथी नस्ल, चौथी काइंड, चौथी कैटेगरी जो कि टैक्सेबल के अंदर थी, वो मैंने आपको नहीं बताई। वो कौन सी थी? वो थी सर टैक्सेबल एट स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 18% है, बताता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, यानी कि सर, सर देख लेंगे, सर देख लेंगे। ठीक है भाई, जल्दीबाजी नहीं करनी, बस थोड़ा सा मेरे दोस्तों मुझे मौका देंगे तो शायद अच्छे रहेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं सब लोगों के साथ कहूंगा अच्छा जी आप बताएं, तो हर बंदे के हिसाब से चलेंगे तो शायद एंड पे ना आपको समझ आएगी ना मुझे समझ आएगी मैंने बढ़ाया क्या। ठीक है, तो बस प्लीज। अच्छा, टैक्सेबल एट स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अच्छा 18%। अब वो चीजें, अगर मैं एक मिसाल दूंगा, आप मेरे पास आए, चलो ये इसकी एलपीजी की बात कर लेता हूं, वैसे एलपीजी तो लिखी हुई है कानून में। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक बंदा आया, उसने आके मुझे कहा, ठीक है, तो बट सर ऑन पल्सिस एट द इम्पोर्ट स्टेज वी पे सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। ठीक है, अच्छा जी। अब एक दोस्त कहते हैं कि सर मैं जब क्या करता हूँ, चीजों को इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है कि आपके इंपोर्ट के वक्त मुझे पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? सेल टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यही तो वजह है कि आपको लॉ की ला इल्मी बहुत नुकसान देती है। ये क्या है? 6 शेड्यूल है, इसका सेक्शन 13(1) के साथ लिखा हुआ है कि आपके इसके ऊपर जो चीजें 6 शेड्यूल में मेंशन है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जब आप इंपोर्ट भी करते हो तो इसके ऊपर टैक्स तो नहीं है। आप फिर कैसे पे कर रहे हो? आपका ये तो कंसल्टेंट नालायक है। ठीक है, या उसको इल्म नहीं है। ये इसके एचएस कोड है, पहले एचएस कोड अपने मैच कर लीजिएगा इंपोर्ट के वक्त। और ये पल्सिस के ऊपर तो ना तो इंपोर्ट पे टैक्स है ना सेल पे टैक्स है। आप अपने कंसल्टेंट से बात करें या आप खुद वो करते हैं तो उनसे बात करें, कैसे वो हो सकता है। ये आपके एचएस कोड बस आप मैच कीजिएगा कि आपका एचएस कोड ये ना हो कि कोई पल्जिस, वो किसी और चीज को पल्जिस कहते हो आप लोग। ठीक है, यही वजह है कि हम इसको लॉ को थोड़ा सा ब्रीक बीनी से और थोड़ी सी मेहनत से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर दोस्त अगर कोई परेशानी हो तो मैं इधर ही होऊंगा, आप भी क्लास में होंगे, हम हर वक्त अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं। आप खुद इंपोर्ट करते हो या कोई आपका कंसल्टेंट करके देता है ये, सॉरी अपना इस टैक्स को कौन देखता है? हालांकि भाई अभी हम टैक्स का क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे ऑन लेटर ऑन स्टेज पे, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी तो हम थोड़ा सा कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम इजाज़ साहब, चलें जी। अच्छा सर, अब मैंने आपके साथ अगर मैं रिकैप करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो मैंने आपको अगर शेड्यूल्स, उसमें से भी रिकैप हम कर रहे हैं शेड्यूल्स का, ठीक है। शेड्यूल्स की अगर बात करूं, आपका दिल करता है स्केड्यूल पढ़ लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया जो सबसे पहले बताया, मैंने आपको कल बताया था शेड्यूल नंबर 8, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था शेड्यूल नंबर 5, ठीक है। फिर आज आके आपको बताया शेड्यूल नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया शेड्यूल नंबर 6, ठीक है। ये कौन सा था? ये रिड्यूस्ड रेट वाली आइटम्स थी, ठीक है, ठीक है। ये वाली आपकी कौन सी थी? ये जीरो रेटेड आइटम्स थी, ठीक है। ये कौन सी थी? ये वो रिटेल प्राइस वाली चीजें थी, ठीक है। ये कौन सी थी? एग्जेम्प्ट वाली चीजें थी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब सर अब सर क्या हुआ कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि shall not fall in any of the discussed above discussed schedules। यानी कि मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं सर? बात कर रहा हूं आपके साथ शेड्यूल नंबर 8 की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल नंबर 5 की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल नंबर 3 की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल नंबर 6 की। आपको कोई बंदा आके पूछे कि मैं सर फलानी चीज सेल करता हूँ, आपने कहा अच्छा उसका नाम क्या है, उसने कोई भी नाम बताया XYZ, मैं रोटियां बेचता हूँ, ठीक है, मैं प्रिंटर बेचता हूँ, मैं स्टेशनरी बेचता हूँ, मैं ग्लास बेचता हूँ, मैं पेन बेचता हूँ, ठीक है, मैं सोफे बेचता हूँ। आपने देखा वो चीज 8 शेड्यूल में नहीं है, अगर होती तो उसका रेट भी आपको उसी के अंदर से मिल जाता, आपको पता चल जाता कि अच्छा उसका रेट क्या है। आपको क्या होता, उसका रेट भी उससे पता चल जाता कि उसका रेट क्या है, ठीक है। अच्छा अब वो चीज 8 शेड्यूल में मुझे मिली ही नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, आपने 5th शेड्यूल को पढ़ा, किसको पढ़ा? 5th शेड्यूल को पढ़ा। अच्छा वो चीज उसके अंदर भी मौजूद नहीं थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको 3rd शेड्यूल में पढ़ा, वो चीज 3rd शेड्यूल में नहीं थी। फिर आपने क्या किया, आपने उसको स्टडी किया कि वो 6th शेड्यूल में भी नहीं है। आपसे उस बंदे ने पूछा कि सर मुझे बताएं कि सेल टैक्स कितना लगेगा। आपने कहना है कि भाईजान आपके ऊपर 18% सेल टैक्स लगेगा। कितने परसेंट? 18%। उसने कहा क्यों भाई, मेरा तो नाम कहीं आ ही नहीं रहा। आपने कहना है आप एग्जेम्प्ट नहीं हो, आपके ऊपर रिटेल प्राइस नहीं है, ठीक है, आप 3rd शेड्यूल में नहीं आते। ऑब्वियस है कि वो 3rd शेड्यूल में नहीं होगा, ठीक है। आप के ऊपर जीरो रेटेड नहीं है क्योंकि आप 5th शेड्यूल में नहीं हो, आपका नाम 8th शेड्यूल में नहीं है, तभी आपके ऊपर एक स्टैंडर्ड रेट लगेगा। यानी कि आप एग्जेम्प्ट में भी नहीं है, रिटेल में भी नहीं है, जीरो में भी नहीं है, आप रिड्यूस में भी नहीं है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो जो किसी भी शेड्यूल के अंदर डिस्कस ना हो, तो उस वक्त आपके ऊपर कौन सा रेट लगता है? आपके ऊपर, यानी कि नो शेड्यूल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि नो शेड्यूल, ठीक है। आइटम नॉट लिस्टेड इन एनी शेड्यूल। मुझे बताइएगा, बाद में थोड़ी सी टेक्निकल की है लेकिन की बहुत सादा करके है। आपको समझ आई है कि नहीं आई है? सारे लोग टाइप करके प्लीज बता दीजिए सो डैट कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। मैंने ये कहा है मोहसिन साहब, ठीक है, मैंने ये कहा है कि अगर कोई चीज 8 शेड्यूल में भी ना हो, वो 6 में भी ना हो, वो 5th में भी ना हो, वो 3rd में भी ना हो, तो आपसे कोई बंदा पूछे आके कहे कि मैंने भाईजान ये प्रिंटर बेचना है, ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आपने कहना है भाईजान टैक्स के लिए, मैं तो कोई वैसे ही आके पूछता कि यार मैं फलानी चीज बेचता हूँ, मैंने कहा फलानी से क्या मुराद है? उसने कहा यार मैं तो प्रिंटर बेचता हूँ, मुझे आप बताओ सेल टैक्स लोगों से लूं, मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, तो कितना टैक्स लगेगा? तो मैंने कहा अच्छा 1 मिनट मुझे दो। मैंने सेल टैक्स की किताब खोली, जैसे मैंने अभी खोली है, मैंने प्रिंटर सर्च किया, प्रिंटर आ रहा था 8वें शेड्यूल में।
उसके साथ ही रेट लिखा होगा हुआ था, फर्ज करें 12%, फर्ज करें आपने कहा 12% लगा, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो 8वें शेड्यूल में नहीं था। अच्छा, फिर मैंने 5वां चेक किया, उसमें भी नहीं था। तीसरा चेक किया, उसमें भी नहीं था। फिर मैंने छठा चेक किया, उसमें भी नहीं था। अच्छा, बाकी भी कुछ शेड्यूल है, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, अगर मैं आपके साथ जाऊं, 1 मिनट दीजिएगा, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। अच्छा, अब ये देखिए आपका, कई लोग कहते हैं सर शेड्यूल क्या होते हैं, शेड्यूल का भी आपको बताता हूँ। सर आपका फिर मैं शेड्यूल बताता इसलिए नहीं हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में, कई लोग कहते हैं सर आप कानून पे बहुत ज्यादा फिर घुसा देते हैं। शेड्यूल है, शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल फौत हो चुका है, 738। 700 क्या लिखा हुआ है, 38। 738 को पढ़ा तो शेड्यूल नंबर 1 फौत हो गया था 1997 मार्च 28 के अंदर, ठीक है। आपका जो उस वक्त मिनी बजट आया था 1997 में, उस वक्त फौत हो गया था, ठीक है। आपका शेड्यूल नंबर 2 भी फौत हो चुका हुआ है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 3 है, जिसको हमने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की कि इसके अंदर वो चीजें जिनके ऊपर रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है, ठीक है। शेड्यूल नंबर अगर हमने, ये नहीं है कि अभी तो हमने कानून को बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी तो मैं बस ओवरव्यू करवा रहा हूँ आपको, अभी भी ओवरव्यू चल रहा है। शेड्यूल नंबर जो 4th है ये भी फौत हो चुका है। शेड्यूल नंबर जो 5th है, ठीक है, ये मौजूद है, ठीक है। 5th के बाद आपका 6th है, ठीक है। 6th के बाद अगर हम आगे गए, ठीक है, ये हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। ये बस वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने को इंडेक्स से भी दिखा सकता था, बता भी सकता था जुबानी कि फलाना डिलीट हो गया, फलाना मौजूद है। ये बताने की एक ही वजह है, सो डैट कि आपको भी एक कंफर्ट जोन आ जाए कि अच्छा वाकई हमने एक एक चीज साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी वही वही चाह रहा है, समझे। ये नेक्स्ट लेक्चर क्या है, इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए कि ये दिखाया जा रहा है, सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी आपको हवा लगवाई जा रही है कानून के साथ, ठीक है। अच्छा जी, आगे आपका कौन सा आ जाता है, 7th शेड्यूल फौत हो चुका है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। 7th शेड्यूल आपका अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपका 8th शेड्यूल आपका सर मौजूद है लॉ के अंदर, ठीक हो गया जी। 8th शेड्यूल पे अभी हम चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। 8 के बाद आपका 9th शेड्यूल है, ठीक है। अच्छा, 9th शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखो कि बल्कि इसको छोड़ दें, सिमो विमो के बारे में इसको भी छोड़ दें, ठीक है। 9th के बाद गया, इसके भी आगे टेबल है, ठीक है, इस टेबल को भी अभी छोड़ दें, ठीक है। 9th के बाद हम गए तो आपका 10th शेड्यूल है, ठीक है। अब हर शेड्यूल आपके रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे सारे, समझेंगे सारे, ठीक है। क्यों समझना है, कल को किसी को भी जवाब देना पड़ सकता है, ठीक है। आपका 11th शेड्यूल है, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक बोर तो नहीं हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। बता दो थोड़ा टाइप करके, तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली के लिए। 11th के बाद अगर मैं आपके साथ चलता हूं, ठीक है, तो आपका 12th शेड्यूल आ जाता है, ठीक है। और 12 के बाद आपका यहाँ पे लॉ खत्म हो गया, ठीक है। 12 के बाद आपका लॉ खत्म हो गया, ठीक है। आपको वजह नहीं, अभी तो आपके साथ किया, ठीक है, अभी तो आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। उमर भाई बोर हो गए आप? अच्छा जी। सर, सर ये देखिए कि आपका ये सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये चलते चलते आपका कहां तक गया, सेक्शन नंबर 77 तक लॉ है आपका। उसके बाद शेड्यूल गया, और शेड्यूल के साथ यहाँ पे मेरे लिए दिखाना बहुत आसान था कि ये खत्म हो गया, ओमिटेड ओमिटेड ओमिटेड, ठीक है। अभी राजा भाई वो जो है ना रेड पे क्यों है, कुछ ये क्यों है, मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। सारा बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें सर ये भी ओमिटेड है, ये भी ओमिटेड है, ये भी ओमिटेड है, ठीक है। ये नीचे भी ओमिटेड आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए टोटल जो आ रहे हैं, 9th यहाँ पे आ रहे हैं, और अगले पेज पे आपके 13 है, ठीक है। 13 शेड्यूल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके ये जो ओमिटेड 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 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो आपके वैसे ही ओमिटेड है, ठीक है। उसमें से बाकी कोई बड़े स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक है। लेकिन हमने हर चीज को समझना जरूर है, हर चीज को प्रैक्टिस, जब जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें
13 शेड्यूल लॉ आपको इंडेक्स में देता है, लेकिन वैसे जो है ना वो 12 तक है, ठीक है। नहीं इतना अच्छा नहीं हो भाई, फ्री में कोई नहीं पढ़ाना, ये आज की आखिरी पेड क्लास होगी, ठीक है। और सॉरी, फ्री क्लास होगी, अगली पेड क्लासेस होंगी, ठीक है। तो सर आपके पास ये आपका कानून है, ठीक है। इसमें से अभी हमने थोड़ी सी जो समझने की कोशिश की, जो कल हम स्टार्ट हुए थे सर, वहां पे आपको दोबारा लेके चलता हूं, जहां से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, वहां पे। एवरी पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, वापिस आ गया हूं मैं। ये फिर कहां पे टैक्सेबल सप्लाईज, पहले तो आप फिर समझिए कि कोई बंदा बेचता हो कौन सी चीजें जो कि या तो किस में आती हो, 8 शेड्यूल में आती हो, या 5th शेड्यूल में आती हो, या 3rd शेड्यूल में आती हो, या फिर आपके वो किसी भी शेड्यूल में ना आती हो, ठीक है। सर ये क्या बात होगी, यानी कि इफेक्टिवली अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं तो वो 6th शेड्यूल में ना आती हो, यानी कि 6th शेड्यूल में मतलब आती है तो फिर तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर तो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। अगर उसमें आ गई तो फिर तो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। अगर 8 में है तो रजिस्टर्ड होना है, 5th में है फिर भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, 3rd में है फिर भी है, किसी में भी नहीं है फिर भी जरूरी है। 1 मिनट की पानी का मैं घूंट पी लूं। चल, आपका किसी भी शेड्यूल में नहीं है तो फिर भी आपने रजिस्टर्ड होना है, मतलब सिर्फ एक सिनेरियो आपके पास बचा जब आपने रजिस्टर्ड नहीं होना। वो कौन सा सिनेरियो है? एग्जेम्प्ट वाला। आई बिलीव आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि टैक्सेबल का जो मतलब है वो मैं आपको समझा चुका हूं। मैं टैक्सेबल सप्लाईज का आपको मतलब समझा चुका हूं सारे लोगों को। ये एक आधी क्लास है, ये जो मेरा खांसी वाला सिलसिला है ये भी खत्म हो जाएगा उतने में, ठीक है जी। भाई मैं ये कह रहा हूं कि टैक्सेबल का मतलब मैंने समझाया है भाई मेरे दोस्तों। एवरी पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान, जो बंदा पाकिस्तान में टैक्सेबल गुड्स को सेल करता हो, यहां पे उसको लगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि टैक्सेबल में जीरो रेटेड भी आती हैं, तो उसकी मेहरबानी उसने बता दिया कि इसमें जीरो रेटेड भी शामिल है, ठीक है भाईजान, मेहरबानी। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल, ये आप भले छोड़ दीजिए, इतनी लाइन को आप इग्नोर कर दीजिए। आप मान लीजिए कि अभी के लिए आपके लिए चीज नहीं लिखी हुई, मैं इसके ऊपर टाइम नहीं खाम खा लगाना चाह रहा अभी के लिए, ठीक है। फिर हम फ्यूचर में कभी लगा लेंगे, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाईज फॉलिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, फॉलिंग यानी कि जो नीचे बिलो में आ रहा है, ठीक है, इनमें से वो किसी भी कैटेगरी में आएगा। इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अगर वो पहले सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, यानी कि अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है पहले तो आप रजिस्टर्ड करवाएं, ठीक है। मेरी बात, मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नहीं भाई, अल्लाह करे बगैर फीस के भी खांसी खत्म हो जाए तो मेरे मुझे तो खुशी होगी, ठीक है। वैसे कौन खांसी खुद करवाता है? जी जी जी, ओप्पो भाई, आपको स्टेटस में रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप पल्सिस पल्सिस बेचते हैं तो आपको तो रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही नहीं थी। ओप्पो वाले भाई, आपका नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्त? ओप्पो भाई कौन हो? जी, संदीप। तो संदीप भाई मुझे ये बताओ कि वैसे तो मैंने अभी आपको जो है ना वो प्रॉपर उस तरह से हमने क्लास ही नहीं स्टार्ट की। तो ये जो थोड़ा सा लॉ पढ़ा, तो अभी आपके ख्याल में अगर आप टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, बिजनेस करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो अभी हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वैसे आपकी राय लेना चाह रहा हूँ क्योंकि यू आर बिजनेस पर्सन, यू आर नॉट अ टैक्स लॉयर और टैक्स प्रैक्टिशनर। तो काइंडली माइक अगर आप खोल सकते हैं, थोड़ी सी एक अपनी थोड़ी सी टाइम दीजिए और गाइड कीजिए हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। और आप सही कह रहे हैं। मैं बेसिकली थोड़ा उसमें कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर सेल टैक्स तो जीरो ही है।
लेकिन जो इनकम टैक्स है वो 2% था। तो इसलिए थोड़ा वो मुझे जहन में था, बाकी अदरवाइज आपकी क्लासेस जबरदस्त जा रही हैं अभी तक। चलें, बस ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि कई कई लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन असल यही चीजें हैं। जब आप किसी को जवाब देते हैं तो यहीं से ही वो सवाल निकलता है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा जो है ना, मतलब कई लोगों को शायद परेशानी भी होती है। बिल्कुल सही है, वो सोच के आते हैं कि यार सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल हमें इंशाल्लाह वो चीजों पे उंगलियों पे घुमाएंगे, बस इसको समझने के बाद। ठीक है ना? सर एक बात ओके हो क्लियर गया। कीजिएगा। जी जी। ये अभी भाई ने कहा है कि वो कंफ्यूज थे, 2% इनकम टैक्स, इनकम टैक्स तो नहीं होगा, वो कौन सा कोई विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह है, ये क्या हो सकता है? नहीं, वो जो ना, अभी हम सेल टैक्स पढ़ रहे हैं तो ये ठीक है ना। हम अभी वो इनकी जो चीजें ना उस पर फिर चलेंगे, फिर डिफरेंट आपको पता डोमेन में चलते हैं। अभी मैं ना बस अपने सब्जेक्ट से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। मैंने कल भी कहा था अगर हम इनकम टैक्स की या विदहोल्डिंग की बात करेंगे तो फिर हम बिल्कुल एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। एवरी पर्सन, हर बंदा, इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। नेमली कौन कौन लोग रजिस्टर्ड होने के लिए पाबंद है कानूनी तौर पे? जो मैन्युफैक्चरर होगा। अब सर सवाल ही पैदा होता है, मैन्युफैक्चरर कौन होता है? कानून ने बकायदा मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन दी। आई डोंट वांट टू मेक यू लेबोरियस, तो मैं नहीं चाह रहा कि उसको अभी बढ़ाऊं। लेकिन मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री कौन होती है? जो घरेलू दस्तकारियां होती हैं, जो बगैर इंडस्ट्री वो आपका कमर्शियल मीटर लगवाए, ठीक है, बगैर वो आपका कोई मतलब कोई इंडस्ट्री किसी कमर्शियल एरिया में नहीं बैठना, उसकी एक डेफिनेशन है कॉटेज इंडस्ट्री की भी। कि भाईजान कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है, मतलब ना गैस का ना बिजली का। आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हो, ठीक है, और आपके पास जो मुलाजम काम करते हो वो 10 से काम कम हो, ठीक है, और आपकी जो सालाना सेल हो वो ऑल सप्लाई से मुराद है टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट, वो आपकी ना बढ़े किससे? 80 मिलियन रुपीज से। 80 मिलियन रुपीज तक भी हो तो आपके लिए सेल टैक्स में, आप मैन्युफैक्चरर क्यों ना हो, और आपके ऊपर ये 4 पॉइंट लगते हो, यानी कि आप कॉटेज इंडस्ट्री, ये पॉइंट है कॉटेज इंडस्ट्री के, ये भी मैन्युफैक्चरर होता है। कॉटेज इंडस्ट्री भी क्या होता है? ये एक मैन्युफैक्चरर होता है। और ये लेकिन घर में काम कर रहा होता है, ये किसी रेजिडेंशियल एरिया में बैठा होता है, ठीक है, इसके पास 10 से कम मजदूर होंगे, ठीक है, इसकी सालाना सेल 8 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, और इस बंदे के लिए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। 8 मिलियन, ठीक है, हाँ जी, ये 8 मिलियन है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी भाई, 8 मिलियन है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए फिर उसने कहा कि मैन्युफैक्चरर, हर मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड होगा, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री वाला नहीं होगा। यानी कि आप रेजिडेंशियल एरिया से उठ के कमर्शियल एरिया में आ गए तो आपके लिए रजिस्टर्ड होना सेल टैक्स में जरूरी है, इफ यू आर इन्वॉल्व इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। जी, मैन्युफैक्चरर और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में मुझे थोड़ी तसल्ली दे दीजिए मेरे दोस्त। जी सर, क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी। बाकी लोग भी बता दीजिए भाई, 4 लोगों ने कोई ड्यूटी नहीं ली हुई, वो आपके ब्याह पे नहीं बोलते। ठीक है जी। अच्छा जी, a retailer who is liable to pay sale tax under the act or rules made there under, ठीक है। एक रिटेलर हु इज लाइबल, मतलब एक रिटेलर की बात कर रहा है, हु इज लाइबल टू पे सेल टैक्स अंडर द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। सर क्या मतलब है? रिटेलर ने रजिस्टर्ड होना है? अभी मैं आपको ये नहीं बताता, ठीक है, लेकिन रिटेलर, एक दो तरह के रिटेलर होते हैं, ठीक है। एक रिटेलर टीयर वन होता है, एक अदर देन टीयर वन को टायर वन बोलते हैं, को टीयर वन बोलते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी बस मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दीजिएगा, थोड़ा पॉइंट टेक्निकल है लेकिन थोड़ा बोलने के बाद क्लियर होगा। आ रिटेलर हु इज लाइबल टू पे सेल टैक्स अंडर द एक्ट, वो बंदा जिसने कानून के तहत सेल टैक्स पे करना होगा उसने रजिस्टर्ड होना है। किसने पे करना होगा मैं बता देता हूँ। एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3।
अगेन स्कोप वाले टेक्स्ट में घुसा के ले गया। ठीक है जी, वापस चलते हैं। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको लगे कि टेक्निकल हो गया, बता दीजिएगा। ठीक है, मैं दोबारा से उस बात को रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा कि आपका, यहाँ से एक मिनट, हाँ, उसमें उसने कहा कि वो रिटेलर, ठीक है, कौन सा, जो कि सेक्शन 3 उसके सब सेक्शन 9 में डिस्कस्ड है। अब सर ये सब सेक्शन 9 में ले आया, 9 में जब आया, उसने कहा कि जो बात मैंने सब सेक्शन 1 में की है वो बाढ़ में गई। अब वो सब सेक्शन 1 कौन सा था, उस पर आपको लेके चलता हूँ। ये बात कर रहा है कि मैंने जो बात सब सेक्शन 1 में की थी, मैं फिर सब सेक्शन 1 को पढ़ूं। यानी कि पहले बात करता है, फिर उस बात को घुमा देता है। ठीक है, यहाँ पे उसने जितने पॉइंट के साथ कनेक्टेड थे, कहता है देर शैल बी चार्ज, लगाया जाएगा आ टैक्स, एक टैक्स नॉन एज सेल टैक्स, जिसका नाम सेल टैक्स मैं रख रहा हूं, 18% के हिसाब से। मैंने कहा ठीक है। कहता है टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स फलाना फलाना फलाना। ठीक है, कोई बंदा जब चीजें सेल करेगा तो 18% लगाऊंगा जब ये सेल करेगा, या वो चीजें इंपोर्ट होके आएंगी, ठीक है, और पाकिस्तान की टेरिटरीज में आएंगी तो 18% लगाऊंगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं उन बातों को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कौन सी बातों को, कहता है जो ऊपर वाली बातें हैं। अच्छा, कहाँ पे उसने बात की, उसने ये बात की मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे यहाँ पे स्कोप वाले सेक्शन में, जिसको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसको, जहां से मैं आपको रेफर करके लेके गया था, रिटेल, ये कहता है टैक्स शेल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर, रिटेलर से टैक्स लिया जाएगा, अदर देन दोज फॉलिंग इन टीयर 1, टीयर 1 को निकाल के। अब मैं यहाँ पे फिर कहता हूं कि जो रिटेलर होते हैं उसकी भी आगे नस्लें हैं, किस्में हैं। यानी कि रिटेलर जो होता है वो दो तरह का होता है। नंबर 1 उसने कहा था, कौन सा, अदर देन दोज फॉलिंग इन टीयर 1, यानी कि एक टीयर 1 रिटेलर होता है, और एक उसने कहा अदर देन फॉलिंग इन टीयर 1, तो फिर मैं कह दूंगा अदर देन टीयर 1, अदर देन। मुझे बताइएगा, ये अजीब सी बात मैंने लिख दी है, ये समझ आई है, टीयर 1 और अदर देन टीयर 1 जी। तो भाईजान थक गए हो सारे। बताता हूँ ना दिल भाई, एकदम से टीयर 1 बताएं, बताता हूँ। अच्छा जी, अच्छा चलो टीयर 1 पे इसको हम बाद में करेंगे। मैं अभी ना बाकी पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन इसके बगैर मुकम्मल कर देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट के बगैर हर इंपोर्टर के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हर एक्सपोर्टर के लिए, अगर वो क्या लेना चाहता है, सेल टैक्स रिफंड लेना चाहता है। ठीक है, अब जीरो रेटेड के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर होलसेलर के लिए, डीलर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये कानून कह रहा है। ठीक है, और वो बंदा जो सुबह, अपना सुबह नहीं, मैं कहूंगा इस्लामाबाद में बैठ के सर्विस देता है, उसके लिए भी आपका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। किस में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसका आपका सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कानून और है, लेकिन याद रखिएगा कि जो सेल टैक्स ऑन सर्विस है वो आपका बेसिकली इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ही लेती है। ठीक है, पहले ये होता था कि ये 1990 का कानून था, तो 1990 में सर्विस टैक्स भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट लेती होती थी, या तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि उसने भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। इस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं होना, मतलब वो अपने रिस्पेक्टिव कानून के तहत रजिस्टर्ड होना है अगर कोई बंदा गुड्स या सर्विसेज में डील करता है तो। अब इसके अलावा भी बड़े सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी क्लास को रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कंसीडरिंग के अपनी तबीयत को भी देखते हुए और बाकी चीजों को भी देखते हुए। ठीक है, नहीं नहीं, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे भाई। जी, तला भाई इस्लामाबाद से लाइव है। ठीक है,
मैंने कहा गुड्स की बात करें, गुड्स दो तरह की होती हैं। नंबर वन टैक्सेबल होती हैं। टैक्सेबल से मतलब मुराद ये है, फर्ज करें कि अब एक मिसाल देता हूँ कि वाटर लिखा हुआ था। कहाँ पे वाटर लिखा हुआ था? आपके लेट्स से थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ था। मैं एक पानी की बोतल बना के लोगों को सेल करता हूँ। जब पानी की बोतल बना के लोगों को सेल करता हूँ तो सेल टैक्स ने कहा है, सेल टैक्स एक्ट ने, कि आप पानी की बोतल सेल करते हुए, अगर आप 100 रुपए की पानी की बोतल सेल करें तो मेरे लिए 18 रुपए ले लेना, ठीक है। अगर मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवा लेता हूँ तो मुझे 118 रुपए अगले बंदे से लेने हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसी प्रोडक्ट जो टैक्सेबल होती है उसको सेल करते हुए सेल टैक्स लेते होते हैं। अब कितना लेना है वो डिपेंड करेगा किस शेड्यूल में चीज आती है। अगर 8वें में आएगी तो उसका साथ ही लिखा होगा, जवाब लिखा होगा कितने परसेंट लो। अगर वो चीज जीरो, फिफ्थ में आएगी तो 0% लूंगा। अगर वो चीज रिटेल में आएगी तो जो चीज मैं अपनी प्राइस रखूंगा उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करूंगा। कैसे करेंगे उसको डिटेल में, अभी भी ये नहीं हुआ कि ये कंप्लीट हो गई है। अब हम उसको प्रोडक्ट की डिस्कशन करेंगे, कुछ सिनेरियो बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगर वो चीजें किसी इन शेड्यूल्स में भी ना आए, इन तीनों में भी, और 6 शेड्यूल में भी ना आए, तो वो कौन सी होगी? वो होगी ऐसी चीज जिसके ऊपर मैं टैक्स तो चार्ज करूंगा, लेकिन चार्ज करूंगा किसके ऊपर? मैं चार्ज करूंगा आपके स्टैंडर्ड रेट के ऊपर, यानी कि 18% के ऊपर। कितने के ऊपर? 18% के ऊपर। एग्जेम्प्टेड गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनके ऊपर आपका टैक्स चार्ज होता नहीं होता, ठीक है। और ऐसी चीजें आपके 6 शेड्यूल के अंदर जिक्र की गई हैं। यानी कि फर्ज कर, जैसे मैंने मिसाल दी कि मैं दालें बेचूं और उसके ऊपर मुझे सेल टैक्स कलेक्ट नहीं करना, कानून कहता है आप सेल टैक्स मत कलेक्ट कीजिएगा। और कर लूंगा तो वो गवर्नमेंट का है, इसलिए कहाँ पे लिखा हुआ है बाद में डिस्कस करूंगा। नॉट विद स्टैंडिंग की मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉट विद स्टैंडिंग में जिस चीज को रेफर करता है वो चीज छोड़ देते हैं और हम एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। फिर रिकैप में मैंने आपको बताया कि ये मैंने बेसिकली समझाया था आपको जो आपकी बैलेंसिंग आइटम्स के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रिटेलर के बारे में बताया। रिटेलर दो तरह के होते हैं, टीयर 1 होता है और अदर देन टीयर 1 होता है, लेकिन इसको हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो सर यहां तक रहते हुए मैं आप लोग के क्वेश्चंस को लेना पसंद करूंगा, ठीक है। तो मुझे बताइएगा। जी खालिक साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर ये फरमा दीजिए वो जो बियर एक्ट के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें तो ब्लैक में होती हैं, कुछ रेड में होती हैं, कुछ ब्लू में होती हैं। सर वो अमेंडमेंट्स होती हैं वाया फाइनेंस एक्ट, इसको हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अभी परेशान नहीं हो, ठीक है। अभी तो समझे कि अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी मेरा और आपका काफी लंबा साथ चलने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है ना। सर दूसरा एक छोटा सा सवाल ये था कि अब जैसे इंपोर्ट स्टेज पे तो हमने टैक्स अदा कर दिया और आगे हम एग्जाम सप्लाईज कर रहे हैं यानी पल्सेस वगैरह की, तो वो टैक्स जाएगा किधर जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं इंपोर्ट स्टेज जो पे। वो जो पे हो गया वो उसकी वापसी नहीं है, ठीक है। वो उसके लॉ के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जो गलती से पे हो गया वो हो चुका है। नहीं गलती से नहीं सर, और जैसे मैं पल्सेस इंपोर्ट कर रहा हूँ तो इंपोर्ट करते वक्त तो वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो टैक्स हमारा चार्ज कर लेंगे। लेकिन हम्म। पल्सेस बेचूंगा वो तो एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स है ना, एग्जाम फ्रॉम सेल हाँ टैक्स है। तो वो जो सेल ठीक टैक्स है। पर ऑलरेडी जो मेरे इनपुट के अंदर जो मौजूद है थ्रू इंपोर्ट, वो उसका क्या होगा। जो इम्पोर्ट के तौर पे आप, अच्छा नहीं, वो तो वही तो मैं कह चुका हूँ ना, जो आप पे कर चुके हैं वो अब आपका रिफंड नहीं हो सकता। ये आप मत सोचें कि रिफंड होगा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड आइटम पे आप टैक्स पे कर चुके हैं, ठीक है। जी जी। तो अब उसकी अगर आप वापसी का तकाजा सोच रहे हैं तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं यूटिलाइज कर लूंगा तो फ्यूचर में उसके ऊपर आपके ऊपर सेक्शन 11 का नोटिस आ सकता है, ठीक है। ठीक है अच्छा करना सर। चाहे तो करें। जैसे कि मैं टैक्सेबल सप्लाईज ही मंगवा रहा हूँ और उस पर मैंने 18% जो है वो पे कर दिया। अब जैसे मैं आगा खान हॉस्पिटल को बेच रहा हूँ वही चीज़ जो कि टैक्सेबल है लेकिन आगा खान एग्जेम्प्ट है, तो वहां पर भी मैं टैक्स नहीं लगा सकता उस पर। हाँ आगा खान को स्पेसिफिक एग्जाम्पशन उन्होंने दी हुई है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसके फिर ऊपर आप नहीं चार्ज कर सकते। तो उस सूरत में भी टैक्स गया मेरा, जाया नहीं हो नहीं, गया। उसको सूरत में याद रखिएगा, स्पेसिफिक एग्जाम्पशन होगी तो उसके रिफंड का सिनेरियो भी होता है। उनसे आप मजीद उनका जो एग्जाम्पशन लेटर ना वो लीजिएगा, उसके अंदर गाइडेंस होगी, कंफर्म होगी। वो लेकिन स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है। अच्छा वो लेकिन उसके अंदर सिर्फ ये लिखा होता है कि ये एग्जाम फ्रॉम सेल टैक्स है और आप इन पर हम्म। जो सेल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो अब मेरे पास जो इनपुट के अंदर जो टैक्स ठीक। मौजूद है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे। नहीं आपका बेसिकल स्टेटस क्या है? मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। नहीं रजिस्टर्ड पर्सन तो है, रजिस्टर्ड पर्सन में आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फिर इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं? जी जी सर, अपना इम्पोर्टर कैटेगरी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन है। और ठीक जो है। जो मैंने जो मतलब एडिसिव और सर्जिकल आइटम जो मंगवाए हैं वो तो ठीक प्योरली है। है, क्योंकि ना वो फिफ्थ स्केड्यूल में, ना सिक्स में, ना एट में, ना थर्ड में।
तो मतलब वो स्टैंडर्ड पे लगेगा। स्टैंडर्ड रेट पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल आप सही। आइटम तो मंगवा लिए, लेकिन जो मेरा खरीदार है वो है आगा खान हॉस्पिटल। तो अब मैंने उसको जब बेचा तो मैं जीरो रेट पे उसको मैंने बेचा तो तो टैक्स। इंटायर कमोडिटी उसको जा रही है। सॉरी सर। मैंने कहा इंटायर सेल आपकी आगा खान को जाती है। नहीं नहीं सर, मैं तो एक कंडीशन ले रहा हूँ, वैसे औरों को भी जाती है। अच्छा, नहीं औरों को जाती है, फिर तो आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अगर इंटायर सेल जाती है तो मैं इसके ऊपर आपको कोई रूलिंग ले सर्च करके बता सकता हूँ कि क्या हम इसमें कर लें, ठीक है, स्पेसिफिक सिनेरियो में आपके। और अगर दूसरी जगह पर भी होती है तो फिर वहां पर जो है वो एडजस्टमेंट तो मतलब ये कि 100 रुपये का हमारे का मैंने मंगाया, 100 रुपये 50 रुपये का मैंने आगा खान को बेच दिया और 50 रुपये मैंने मार्केट में बेचा, तो मैं तो 50 की ही ले सकता हूँ ना सर, बाकी 50 फिर खड़ा हो जाएगा अकाउंट में। नहीं नहीं, उसमें हाँ बिल्कुल, उसमें तो एडजस्टमेंट तो 50 की होगी, लेकिन आपकी सप्लाई तो एक को प्रोडक्ट नहीं होगी ना, बाकी आइटम भी तो होगी ना। सॉरी सर, आवाज़ आपके बीच में थोड़ी ब्रेक हो गई थी। मैं कह रहा हूँ आपकी और आइटम्स भी तो होंगी ना, कोई एक प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना मेरे दोस्त। इसको हाँ, खैर आप इसको ना फाइलिंग वाले एरिया में ले जाएं, ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में ना, ठीक हम है सर। बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बेफिक्र हो, कोई अगर आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हुई तो हम प्रॉपर आपको उस पर सपोर्ट करेंगे, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बस हम चीजें पूरी करेंगे और बस चलते बनेंगे, ठीक है। इसमें आपको हम इंशाल्लाह, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्यूरीज रह भी जाती हैं तो जी इंशाल्लाह सर। आप बेफिक्र हैं इसमें। जब बाकी साहब भी आएंगे, हम मैंने दो तीन लोग का सोचा हुआ है, डिफरेंट लोग का ठीक ना, है सर। ठीक है, ठीक है। कि सिर्फ उसमें ना सिर्फ हम टेक्सटाइल का करें, टेक्सटाइल का भी हम देखें, उसमें कोई मैं ये देखूंगा अगर मुमकिन हुआ किसी टेलीकॉम सेक्टर की रिटर्न भी करवा दें, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन सी रिटर्न हम मैक्सिमम पॉसिबल चीजों को करें। ठीक है सर, वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट से सर, अगर जैसे किसी चीज़ की इनवाइस नहीं मिल रही हो हमें टैक्सेबल सप्लाईज बेचने के लिए, तो फिर हम अनरजिस्टर्ड की जो सप्लाईज डालते हैं, और अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो उस हम्म। वो मैं किस तरह से जो है अपना परचेज बुक करूँगा, क्योंकि परचेज में एच एस कोड होगा नहीं तो वो सेल करने तो देगा नहीं, एच आपका वो एनएसएस। देगा नहीं, नहीं वो तो समझे, देखिए वो जो कर रहे हैं वो कौन सा लीगल है, वो तो इलीगल ही है ना, जो आप उसमें अनरजिस्टर्ड की एंट्री डाल लेते हैं वो कौन सा लीगल काम है, लेकिन कानूनी तौर पे। वो 11 स्केजुअल सीरियल नंबर 3 तो हमें इजाज़त देता है ना इस चीज़ की। नहीं, आपको इजाजत तो देता है, ठीक है। तो आप मुझे इस चीज में बताएं कि आप उसका लॉ का सहारा लेके कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वो आपकी परचेज है। हाँ हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मार्केट में नहीं मिलती हमें इनवाइस के ऊपर रजिस्टर्ड सेल, तो फिर हमें जो है वो शीर्षा से उठानी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ठीक चीज़ें है, लोकल मार्केट उसमें में, जिसमें अच्छा कोई कोई अब उसमें सिनेरियो बताएं कि आपने अनरजिस्टर्ड से बाय कर लिया, अब उसमें एंट्री तो आपकी सिस्टम इजाजत देता है, बिल्कुल वो होती है एंट्री। तो सर वो उसका थोड़ा सा अगर मुझे गाइड कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आगे जो है किसी मैच्योर कंपनी को बेच रहा हूँ, वेलकम टेक्सटाइल या अमरेली स्टील को, लेकिन मुझे जो है वो अब आपको सेल टैक्स लगाना है, अब आपको सेल टैक्स लगाना है। नहीं, वो तो मैं लगाऊंगा, लेकिन अपनी परचेज किस तरह से दिखाऊंगा, क्योंकि बगैर परचेज पर, के पर, बगैर तो परचेज में परचेज आपको रिपोर्ट करनी बता देंगे, ठीक है, परचेज रिपोर्ट होती है, ठीक है, उसको बता देंगे आपको। ओके सर। एंट्री आपको करनी आती भी होगी मेरा ख्याल है, नहीं नहीं सर, आती तो। सर चीज की कंफ्यूजन सर है कि सॉरी सॉरी, अपना ये प्रॉब्लम सबको होती है सर। उस चीज की इनपुट इनवाइस नहीं मिलती बेसिकली। मिसाल के तौर पे 4803, मिसाल दे रहा ठीक हूँ, है, एक कोड है। जी जी, हमने उसको सप्लाई देनी है, ठीक है। ठीक है। हम खरीद तो लेते हैं मार्केट से, किस तरह भी खरीद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल है मार्केट में। मगर हम्म। इनपुट इनवाइस नहीं है, हमने तो आउटपुट देनी है ना। मैं अब समझ रहा हूँ वो इनवाइस जो नहीं मिली। सेल्स टैक्स एक ऑर्डर है, मुझे मैं ख्याल 21 का कि 22 का, वो कहते हैं कि भाईजान आपके पास जो आइटम है आप वही सेल कर सकते हैं। एम आई जी। राइट? सर एस सी उसको, 13 की बात हो रही है वो। हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। लेकिन सर तो मसला ये है ना कि जिस तरह इन भाई ने कहा कि अब कोई चीज़ नहीं मिल रही इनवाइस पे, तो अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे करेंगे? प्लस द जीएसटी अमाउंट गेट फ्रॉम द कस्टमर, नॉर्म यही है। वरना करता कोई भी नहीं है, करता कोई भी नहीं है। इसके ऊपर नॉर्मली लोग पता है क्या कहते हैं, जितना उनके पास इनपुट पड़ा होता है ना, ठीक है, वो सप्लाई, अनलेस के अगला रजिस्टर्ड पर्सन हो, एंड कंज्यूमर हो, तो फिर इतना मसला नहीं होता। अगर अगला बंदा रजिस्टर्ड पर्सन हो तो फिर ज्यादा मसला आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट है ना सर, हाँ जी, एक कॉर्पोरेट मिनट है। जी, ये कौन है? अच्छा हाँ जी। लेकिन अभी ये जो प्रैक्टिकल आपके सिनेरियोज हैं, आई एश्योर यू ऑल, ठीक है, इसको हमने ज्यादा डिस्कस करना है, ठीक है। अभी वो सेशन में मैं इसलिए भी नहीं करना चाह रहा, उसकी एक और भी वजह है। उसके ऊपर मेरे साथ एक मेंटोर और भी होंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली सिर्फ प्रैक्टिकल साइड पे हम इसको देख रहे होंगे। एक भी नहीं, शायद मोस्ट लाइकली दो मेंटोर्स भी हो सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल आपके इन सिनेरियोज के लिए, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा डेफर भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वजह ये कि आपके डिफरेंट जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हम रिस्पेक्टिव रहने को तैयार हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमने डिफरेंट सिनेरियोज बनाने हैं, तो फिर उसके लिए मेरा ख्याल है कि
हम जब पूरी ये सिनेरियोज को कवर कर लेंगे, लॉ को कवर कर लेंगे, जी। तो शायद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल होगा वो शायद आपके आधे सवाल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, मैं अश्योर करता हूँ आपको। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा जी, आईफोन जो भाई मतलब जिनके पास है, ठीक है, क्या नाम है इनका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी भाईजान। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी, ये जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी आइटम, इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता है ना सर मेरे ख्याल में? स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर जी जी सर, स्टेशनरी आइटम जिस तरह मैं पेपर। सर अभी आपको पूरी की रामलीला सुनाई, आप उसको जी जी देखेंगे थर्ड शेड्यूल में, एट शेड्यूल में, आप जी जी सिक्स जी शेड्यूल में, आपने वो देख बिल्कुल लिया सर। सारा? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी जो आपने पढ़ाया ना उसमें, तो उसमें आपने यही कहा है ना कि जो बुक्स वगैरह हैं जो इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता ना, ऐसे ही ना सर? अभी मैं एक चीज बताता चलूं कि जो चीज मैंने आपको बताई है ना, आपको डिफरेंट जी शेड्यूल्स जी बताए हैं, ठीक है? आप उन जी शेड्यूल्स जी को ना नेक्स्ट क्लास में पहले पढ़ के आए, ठीक है? आप अपनी प्रोडक्ट को खुद ढूंढ के लाएं, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी मैं फिर भी आपको जवाब दूंगा, आप प्रोडक्ट ढूंढ लाएंगे फिर भी आपको जवाब इंशाल्लाह खुद ब खुद ही मिल जाएगा, ठीक है? नहीं ठीक मिलेगी है। तो वो जारी बात है 18% पे है, अगर मिल गई तो फिर भी आपको आंसर मिल जाएगा किस शेड्यूल में, ठीक है? सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, चलें ये मैं कर लेता हूँ सर। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ आइटम्स हमारे पास होते हैं ना, जिनके ऊपर ऑलरेडी सेल टैक्स होता है, मतलब प्रिंटेड होता है कि वो ठीक है, पहले से ही हमसे। ठीक है, थर्ड शेड्यूल आइटम्स, ठीक है। जी जी जी। तो उसमें सर वो जो लेकिन सप्लायर होता है ना, वो उसके बाद जो हमें इनवाइस देता है, उसने वो उसके अंदर भी सेल्स टैक्स ऐड किया हुआ होता है। तो यार सर ये मैं समझ गया, ये आपके नॉर्मल होटल्स के भी ऊपर होता है, ये पानी की बोतल के अंदर भी या दोबारा लगा देते हैं, तो ये होता है। इसके लिए जी एक जी। ये ना ये मार्केट में एक प्रैक्टिस है, बिल्कुल होता है इसका। इसको तो असूली सर तौर पे इसमें लगना इस नहीं चाहिए, इन प्रोडक्ट को अलग करना चाहिए, जिसको अंदर सेल टैक्स है उनको अलग, दूसरे को अलग, लेकिन लगाया जाता है, ये मार्केट में है, प्रैक्टिस है। तो सर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर इन। तो आप उनसे दो इन्वेस्टेस बना लो, ठीक है? लेकिन वो अच्छा अच्छा, बनाएगा नहीं जिनके ऊपर आपको। ऑलरेडी ठीक हो गया सर, हाँ मतलब जिनके ऊपर लगा हुआ है हाँ उनको बोलेंगे भाई इसके ऊपर आप नहीं लगाएं। हाँ जी, ठीक है, गुड हो गया सर, ठीक हो ठीक गया है। सर। अच्छा जी, आमिर थैंक। साहब क्या जी, अच्छा आमिर साहब क्या अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं जी? अनाउंसमेंट कोई आमिर साहब की तरफ से है, हमारे जो मैनेजमेंट के डायरेक्टर ऑपरेशन है जी, आमिर भाई। सर मुझे बेसिकली स्टूडेंट से यही कहना था, एज पर पॉलिसी जिस तरह के हमारा जो भी बैच आता है उसकी दो ओपनिंग क्लासेस होती हैं। मैं चूंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देख रहा हूँ, मैंने दोनों क्लासेस खुद ही कंडक्ट करवाई हैं, आपके साथ ही बैठा हुआ था मैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से कह के आप लोग अपने इनरोलमेंट सिक्योर कर लें। नेक्स्ट क्लास आपको इस तरह डेमो नहीं मिलेगी, वो डेफिनेटली हमारा प्रीमियम ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे पास एक अच्छी पेड ऑडियंस भी है। तो फिर आपको जो है वो पेड ग्रुप के अंदर ही क्लास अटेंड करनी होगी, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, जो कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। बाकी ये है कि बाकिर साहब है मेरे साथ, वो कल एक भाई रिफंड का पूछ रहे थे, बिल्कुल वो सिनेरियो भी हमारा उसमें कवर्ड है, ठीक है? और इसमें काफी डिटेल्ड होगा, आई एश्योर यू कि अगर आप सेल टैक्स के एरिया की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? और इंशाल्लाह बहुत डिटेल से मिलेगा, ठीक है इंशाल्लाह। मोहम्मद अदील शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी अदील साहब। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे जो 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 कंपनीज जो है वो एग्जाम गुड्स को जो है वो डील करती हैं, जी जी। तो वो जो उसमें जो बिजली का बिल जो पे करती हैं, उसमें वो जीएसटी जो पे करती हैं, तो वो उसको रिफंडेबल होता है वो उनके लिए? सर याद रखिएगा कि आपका अगर वो एग्जाम्प्ट में डील करती है ना, जी जी। तो आपका वो जो इनपुट पे हुआ वो भी उन्हीं गुड्स के लिए हुआ, उसी बिजनेस प्रीमिसेस के लिए हुआ जहां पे एग्जाम्प्ट गुड्स सेल की जा रही हैं। जब आपका गुड्स एग्जाम्प्ट होंगी तो आपका इनपुट टैक्स कोई भी पेड होगा तो रिफंड नहीं हो सकेगा, ठीक है? वो आपका उन्हीं गुड्स के मुतालिक हो या आपका बिजली के मुतालिक हो, मतलब वो रिफंडेबल नहीं है वो? वो नहीं होगा सर। सही सही। इसको अपॉर्चुनिटी का जो कंसेप्ट है उसमें देखेंगे, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद एहसन सीडीसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ऐसा सर, ये आपने कॉटेज के हवाले से बताया ना, 8 मिलियन पर ईयर, अगर किसका मिसाल
टर्नओवर जी कम जी होता है 8 मिलियन से ना, तो हाँ उसको से कम होना चाहिए। जी जी। हाँ मतलब अगर कम होता है और अगर वो मतलब किसी रिहायशी जगह पर कोई फैक्ट्री या कुछ भी लगी हुई है, वो अगर किसी रजिस्टर्ड कंपनी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है, मिसाल के तौर पर कोई छोटी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। तो उसके उस वो तो रजिस्टर्ड है जिसको वो बेच रहा है, वो तो मांगेगा उससे सेल टैक्स इनवाइस, और ये तो तो अनरजिस्टर्ड है, तो ये उसको कैसे डील करेगा? फिर तो वो ये अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड इनवाइस कैसे जारी करेगा ना। इसको अभी अभी रहने दें, ठीक है। बेसिकली ना ये जो सारे सिनेरियोज है ना, देखें अभी हम लॉ की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ले लें कि टैक्स इनवाइस के पार्टिकुलर्स क्या होंगे, उसका सैंपल क्या होगा, टैक्स इनवाइस इशू कौन करेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रलॉन्ग कर लें, ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो अच्छा सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया, वो म्यूट किसी और को करना था, दोबारा एहसन भाई अनम्यूट कर लें। जी कोई मसला नहीं। तो याद रखें कि इसके लिए ना इनवाइस ही इशू कर ही नहीं सकता, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन इशू इनवाइस। जब मैं आपको सेक्शन 23 बनाऊंगा या बाकी देखेंगे ना, तो ये तो इशू ही नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर वो अपने आप को प्रॉपरली शो करे कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं इशू करने की, आप ये मेरी इनवाइस ले लो, तो वो तो कभी भी नहीं लेगा, वो तो मानेगा ही नहीं। अच्छा अगर वो मानेगा नहीं तो फिर ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए, अगर इसको रजिस्टर्ड इनवाइस ही रजिस्टर इशू कराएगा करनी। तो ठीक ठीक है सर, ठीक समझ गया, ठीक आपको है। पॉइंट मिल गई, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। अच्छा जी, ये एक भाई है जिन्होंने क्लास लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता कि इनका क्या नाम है। तो जी भाई। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर ये बताइए कि सेल्स टैक्स जो है किस सेक्शन के तहत यूज़ कर रहे हैं, अगर 18% जैसे हम बनाए। सेक्शन 3 भाई, सेक्शन 3, 3(1), 3 का 1। अच्छा। मैंने क्लास में बताया और सर भाई, इसमें मिनिमम इसमें 3 के बारे में बताया आपको। ये मिनिमम कितनी सेल्स पे सेल्स टैक्स अलाउ है? क्या चीज है। मिनिमम कितनी सेल्स पे अलाउ है सेल्स टैक्स? जैसे विद होल्डिंग पे होता है ना स्लैब, कि हाँ। मिनिमम 30,000 होता है, इस नहीं तरीके नहीं, से यहाँ वो पे नहीं, स्लैब होता है सेल्स टैक्स के अंदर। भाई जितने आप शोर में बैठे हुए हैं ना, तो मैं तो आपको सलूट पेश करता हूँ सबसे पहले कि आप मेरी क्लास को सुन पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्योंकि इतना वो उसको अंडरस्टैंड करना भी बड़ी आपकी हिम्मत की बात है कि आप उसमें बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपको बताता चलूं कि जब व्हेन यू आर रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप 1 रुपया की सेल करेंगे तो आपको सेल टैक्स चार्ज करना है कानूनी तौर पे। वहां पे कोई थ्रेश होल्ड की बात नहीं है। When you शुक्रिया get सर। yourself registered with the sale tax, ठीक है, you are supposed to charge sale tax on every invoice, ठीक है। जब भी आप 1 रुपया की भी इनवाइस इशू करें, आप सेल टैक्स चार्ज करेंगे, और आप अनरजिस्टर्ड इनवाइस जारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब्दुल कदूस एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जी जी। कि फॉर एग्जांपल मैं सेल टैक्स रजिस्टर्ड हूँ, जी जी। कोई स्टॉक परचेज करता हूँ फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, जी मार्केट में रिटेल सप्लाई के लिए, जी। वो स्टॉक मेरे वेयर हाउस में एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उस सूरत में क्या सीन होगा ये सेल टैक्स का? इसके लिए भी लॉ में एक सेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन का। जी जी। इसको अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका आपका कोई ये रिफंड पॉइंट, का होता है या क्या होता है? इसके ऊपर लॉ के अंदर प्रॉपर ना एक अलग सेक्शन है, अभी इसको रहने दें। जो जो सेक्शन बढ़ाऊंगा मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपका इसका उसकी जी कमिश्नर की मौजूदगी में उसको डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है, उसको बुलाना, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक जी जी प्रोसीजर है जो लॉ के अंदर आपका किसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ठीक है। तो जी अभी जी नहीं, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि उसको जी हम जब ठीक। टाइम पे जाएंगे, मैं आपको फिर डिस्ट्रॉइंग के ऊपर भी और सारा इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सर सेकंडली कोई इसकी इनकम टैक्स की कोई क्लास है पाइपलाइन में? नहीं नहीं, टाइमिंग वो किस तक है? इनकम टैक्स इसमें इनकम टैक्स की एक सिंगल क्लास नहीं होगी। नहीं नहीं, अलहदा से कोई ना, अलहदा हाँ जी, से वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल है। नहीं, थर्सडे फ्राइडे के अलावा, कि थर्सडे फ्राइडे के अलावा कोई क्लास? सर थर्सडे फ्राइडे नहीं है, थर्सडे और फ्राइडे तो मेरी तो आपकी ये वाला बैच है ना, वो तो सैटरडे संडे की क्लास है ना। जी वो कल मेरा से ख्याल शुरू हो सैटरडे रहा है संडे। नया बैच, कल से फ्रेश सेल बैच टैक्स शुरू हो रहा है। सेम टाइम पे सेल टैक्स का आपका वो जी इनकम टैक्स जी। का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें भी सेल टैक्स लिया वैसे तो, ठीक है। वो चले मैं वो एवान साहब से मेरी बात हुई थी, तनवीर वान साहब, उनसे मैं हाँ पूछ उससे लूँगा। पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक। जी कासिम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी कासिम भाई। अच्छा सर, जिससे सर एक दोस्त पहले बात कर रहे थे कि 50% मतलब कोई अगर सप्लाई है तो जिस तरह वो आगा खान हॉस्पिटल है उसको उसको सप्लाई देते हैं, तो मतलब वो हॉस्पिटल को वैसे एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो बट सर जी जो जी। सर पीछे से वो मतलब परचेज करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि हमने परचेज अगर किया तो उसके ऊपर 80% वो लगा, ठीक है। और बाकी सप्लाई मतलब बाद जो मतलब आगे तो ये एग्जाम्प्ट हो गया जब हॉस्पिटल को सप्लाई सर देंगे, ठीक है। हम्म। तो फिर ये मतलब इसका सब किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे इसमें, मतलब कुछ चीजें फॉर ट्रीटमेंट कर एग्जाम्पल तो लेंगे। फिर अपना कासिम साहब पहले कानून समझ लो, जब कानून आ जाएगा ना, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, कानून इज एट राइट सर, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद राइट चीजें सर, राइट आपकी। इट्स माई राइट। ड्यूटी कि आप, अगर आपको पता है पहले भी हमने पैसे हलाल किए, आपको नहीं होगा नहीं, कि। मैं सर मैं इस चीज का कहते हैं चशमदीद गवाह हूँ कि हमारा 4 माह का कोर्स था ये सर। वो कहते हैं कि हमें तकरीबन 7 6 7 माह लग गए थे। और उसमें कोई तो क्लास मिस की, कोई छोड़ी क्लास? नहीं सर, नहीं सर, एक सिंगल क्लास भी नहीं थे, बल्कि हम कहते थे सर प्लीज आप बस करें, हम थक गए हैं, मतलब हम कहते थे सर एक छुट्टी कर लें जी। तो सर वैसे सच्ची बात है कि हमारे मैं दोस्तों को ये तो आपकी मतलब मुंह पर तारीफ नहीं कर रहा, क्या यानी हमने कोर्स किया है, मेरा ख्याल है कि हम काफी दोस्त थे। तो मैं भी मतलब मुझे 15 साल स्टैंडिंग मेरी होगी है वकालत में, और 8 साल हो गए इसमें आपकी इसमें टैक्स में। तो हमने मतलब आपसे शाइन उसमें ना पॉलिश हुए हम जी, यानी बहुत अच्छा रहा है। अब अलबत्ता मैं सेल टैक्स का काम भी कर रहा हूँ। तो सर आप जानते हैं मुझे मतलब काफी देर से साल तो तकरीबन हो गया है। तो बट ये मैंने इसलिए स्पेशली भी इनरोल्ड इसमें हुआ हूँ ताकि को जो कंसेप्ट थोड़े बहुत हैं वो भी आपसे आपके, क्योंकि आप थे खुद सर इसमें, तो ये वो क्लियर हो। तो इसलिए हम दोबारा हमने ज्वाइन की, सभी दोस्तों ने ये ज्वाइन भी की, होगा, काफी दोस्त इंशाल्लाह मेरे आ होगा। गए। आपको श्योर करता हूँ, आप बेफिक्र है, जैसे वहां पे आप उम्मीद थे, यहाँ भी आप उम्मीद रहे, आपको इंशाल्लाह। इट्स माई इन ड्यूटी की चीजें आपको क्लियर हो, इन ठीक है। इन इंशाल्लाह सर, अल्लाह सर आपको सलामत रखे सर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, वाई जाक नॉट सर। जाक अस्सलाम वालेकुम। जाक। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी। नहीं जी, सेल उसमें भी सेल टैक्स है, लेकिन उसमें डिटेल सेल टैक्स शायद नहीं है, ठीक है। उसके अंदर डिटेल सेल टैक्स नहीं है, इसमें हम फुल जितना इसको यहाँ पे डिटेल से पढ़ रहे हैं, शायद उतना उसको उसमें डिटेल में ना पढ़ पाए। इसमें तो फुल फ्लैज है ही सेल टैक्स ना, जो कह रहे हैं कि अलग अलग। उसमें भी सेल टैक्स भी है, ठीक है, इनकम टैक्स भी है, लेकिन इसमें सेल टैक्स अलहदा डिटेल्ड है। आपको आइडिया होगा, मैं काफी डिटेल से पढ़ाता हूँ इनकम टैक्स को भी, इस तरह से काफी डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। तो ठीक है जी। राहिल भाई कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे सेल टैक्स चार्ज करते हैं, ये बाकी गुड्स पे नहीं। राहिल भाई माशाल्लाह आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट चले गए होंगे, लेकिन मोस्टली रेस्टोरेंट ये नालायकी का एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि यानी कि वो गुड्स और सर्विसेज को कंबाइन करके भी कर रहे होते हैं। 2 3 जगह पे मैंने खुद भी झगड़ा किया, मैंने कहा भाई ये क्या बात है। जी रिजवान साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी है। जी हुक्म। सर क्वेश्चन ये है कि जो अभी आप शेड्यूल को लेके चले थे तो इसमें खास तौर पे शेड्यूल 9 से लेकर ऑनवर्ड जितने शेड्यूल है वो आगे जाके प्लान है इसको ब्रीफ करने का कि ये शेड्यूल किस किस सर सर सारे ब्रीफ होंगे, बेफिक्र रहें, आपकी कोई चीज नहीं, पूरा कानून पढ़ाया जाएगा, एक एक शेड्यूल उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा एक सजेशन है जो आज मैं सुबह भी सोचा था, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये जो इतना कम्प्रेहेंसिव भी प्रीवियस कोर्स में भी रहा हूँ, ये भी कोर्स में अटेंड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर इसमें एक चीज है कि जो जितने टैक्स प्रैक्टिशनर है और आप खास तौर पे वो ऑब्जर्व करते होंगे कि अगर एक वीक में बात करें तो एक वीक में कोई ना कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स या कस्टम का कोई ना कोई एसआरओ या सर्कुलर इशू होता ही होता है। ये अगर मैं इसको इफ आई एम राइट, तो सर क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा क्लास कंडक्ट किया जाए या अरेंज या प्रोग्राम प्लान किया जाए कि सिर्फ जो इस क्लास के बाद जो मेच्योर हो चुके हैं यहाँ से, तो वो आगे अगर इसको कंटिन्यू करना चाहे, आपसे एसोसिएट रहना चाहे, तो वो सर्कुलर या एसआरओ की एक्सप्लेनेशन और उसके ऊपर कुछ जो है ना इनलाइटनमेंट के तौर पे अगर कोई ऐसे प्लान करें कि वीकली बेसिस पे हम एसआरओ और सर्कुलर्स को डिस्कस कर लिया करें, तो इस तरह की चीज प्लान हो सकती है सर। बस सर माशाल्लाह, आप करते क्या हैं सर? तो मैं फाइनेंस में होता हूँ और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो सर आए ना, बिस्मिल्लाह आए, आप आए हमारे साथ इनिशिएटिव लें इस चीज़ को, थोड़ा खुद भी आप इनको स्टडी करें, हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं सर, मैं आपसे चाह रहा हूँ आप अगर कोई ऐसा प्लान क्लास रखें और आप खुद हमें ब्रीफ करें कि लेट सपोज अगर हम सैटरडे को बैठे हुए हैं तो इस हफ्ते कितने सर्कुलर्स इशू हुए,
उस सर्कुलर को आपके निटिगिटीज और उसकी उसकी क्या इम्प्लीकेशंस है वो उस हवाले से भी, क्योंकि सर एक चीज तो ये चीज आप भी मानते हैं कि सिर्फ लॉ पढ़ना ही काफी नहीं होना होता, उसको आपको अपडेट भी होना होता है डे टू डे बेसिस पे, जो भी सर्कुलर ऐसा रोज आते हैं। ऐसा ही है ना सर? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ना उसमें ना प्रैक्टिकली काफी टफ हो जाता है। मैं सच्ची बात करूँ, अच्छा मैं अच्छा। काफी ऑक्यूपाइड होता हूँ, ठीक है। और ये भी जी। वीकेंड पे मेरी क्लासें उन्होंने ज्यादा रखी होती हैं, ठीक है ना। हम्म, तो ये है कि मैं इसके अलावा सीए सीसीए को भी बढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा। अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा होता हूँ सुबह में, ठीक सही है। अभी सही। अनफॉर्चुनेटली एक पंगा मैंने यूनिवर्सिटी का कहीं ले लिया, उधर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, बस ये कि सेमेस्टर कहीं से कंप्लीट हो, ठीक है। तो अच्छा अभी अच्छा। जो है ना, ये थोड़ी सी जो सेहत की खराबी है वो भी इसलिए ओवर फटीग की वजह से है, ठीक है ना। सही सही सही। तो वो बस ये है कि बाकी इंशाल्लाह कुछ सिलसिला स्टार्ट करेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा अपडेट कि वाले मैं जो मेरी जो वरीनेस है ना वो ये है कि अपडेट्स के बारे सर में आप अपडेट्स के ऊपर हमें बाजू अगर ऐसे सर्कुलर्स आते हैं ना सर कि हम थोड़ा मतलब शशोबंद में आ तो जाते हैं पढ़ कि के थोड़ी सी परेशानी इसकी होती है कि implications इसका क्या होगी। मतलब क्या है, इसके अंदर जी। है क्या। जी हाँ बिल्कुल। वो उस वहाँ हम अटक जाते हैं सर। कोई नहीं, इंशाल्लाह उसके ऊपर जब आपको उसका भी कोई हल दे देंगे, टेंशन है, सही। उसका भी हल निकाल लेते हैं। मेरे एक ठीक। एसोसिएट है, मैं उनको तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा तो अच्छा। शायद उसको हम इस पर्पज के लिए तैयार कर लें, ठीक है। तो उसमें थैंक हम यू। आपको वैसे ही वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट ही दे दिया करेंगे इंशाल्लाह। सर थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जी ये भाई ओप्पो सीपीएच, क्या नाम था उनका। जी भाई। जी सर, जी सर, बस मेरा एक छोटा सा ही सवाल था। वो जी ये था कि सर जो हमारा सेल टैक्स रिफंड होता है वो हम कब तक समझे कि क्लेम कर सकते हैं? जैसे अभी दिसंबर खत्म हुआ है, इसका सेल टैक्स रिटर्न जमा होगा 18 तारीख को, जो उसका बस रिफंड जब बनेगा आपका वो हम। रिटर्न, सर जब आपका रिटर्न फाइल हो जाए ना, उसके बाद आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हैं कानूनी तौर पे, नहीं, ठीक है। कब कब तक डाल सकते हैं? मतलब 5 महीने, 6 महीने, मतलब कि यहाँ मतलब खुला हुआ होता है, जब तक डालें कोई इशू नहीं है। सर आपका रिफंड आपका राइट है, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे वो एक लैटिन टर्म है, मुझे उसका भूल गया, उसका ये होता है कि लॉ उनकी मदद करता है जो जागे हुए होते हैं, ठीक है। अब वो मुझे लैटिन मैगजिम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो जिसका रिफंड बनता है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ साल और साल वेट करेगा, ठीक है। वैसे तो रिफंड आपका ओपन है, ठीक है। लेकिन वो तो फौरी रिफंड फाइल करते हैं भाई। और आपका हम वो ना, समटाइम्स हम कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं ना हमारे, वो लापरवाह होते हैं, काम है, ये है, वो है, नहीं नहीं, तो वो आपका छह लेट भी महीने हो से। गया। सर हाँ आपका हाँ, कोई 6। बात नहीं है, रिफंड आपका है। अगर आपको ना मिले मुझे बताइएगा, हम उसको निकलवा के देंगे, टेंशन नहीं लेना। अच्छा ठीक है सर, ओके हो गया। ठीक, ठीक है। ओके, थैंक यू, चलें, थैंक यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।